मुखिया जी हमेशा की तरह महीने की शुरुआत में बजट के मुद्दे घर वालों के सामने रख रहे थे। मुन्नू को पता चला कि मुखिया जी का स्कूटर रिपेयर होना है, सो उसकी साइकिल का चक्का इस बार भी जाम रहेगा, वहां पैसा नहीं लगेगा। मुखियाइन को पता चला कि लोन की किस्त इस महीने भी जानी है, सो उनकी नाक की फुल्ली भी इस बार नहीं आ पाएगी। तमाम सपनों के दिए बजट की बारिश में बुझते देख मुखियाइन बोल पड़ी कि ये आपके स्कूटर का पहिया तो 2 महीने पहले ही ठीक हुआ था। मुन्नू ने भी पूछा कि पापा फोन में आपके तो नया कवर भी दिख रहा है। मुखियाइन ने तब तक एक और सवाल दे मारा कि बाथरूम की दीवार में सीलिंग है, सीमेंट झड़ रहा है, उसे पेंट करने की प्राथमिकता किस फॉर्मूले से तय होगी। इन तमाम सवालों के जवाब मुखिया जी के पास नहीं थे, लिहाजा उनके बजट पर सवाल खड़े हुए। देश का बजट जब पेश होता है तब भी सरकार के सामने से कई सवाल होते हैं कि अमुक चीज में इतना पैसा लगा रहे हैं तो आप क्यों लगा रहे हैं। कैसे तय करती है सरकार कि बजट की किस मद में कितना खर्च होगा। इन तमाम सवालों को जवाब देने वाला दस्तावेज है इकोनॉमिक सर्वे। हर साल आम बजट से पहले वित्त मंत्री इस दस्तावेज को दोनों सदनों के सामने पेश करती हैं। क्यों करती हैं? जैसा पहले समझाया, मरीज को कौन सी दवा दी जाए उससे पहले तमाम टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट से मिलने वाला डेटा ही बता सकता है कि मरीज की हालत असल में कैसी है, विटामिन ठीक है कि नहीं, शुगर तो नहीं बढ़ा। उसी हिसाब से फिर डॉक्टर इलाज करता है। और इसी तरह इकोनॉमिक सर्वे देश की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, तकनीकी ऐसी जितनी भी स्थितियां हो सकती हैं उनका पता चलता है, उससे वो बताता है, ताकि सरकार ये बता पाए कि देखिए भैया ये हालत है। और इसके बाद बजट में बताया जाता है कि मौजूदा हालत के चलते हम इतना खर्च करेंगे या नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बजट और इकोनॉमिक सर्वे में एक बेसिक अंतर होता है टाइम का। बजट में सरकार बताती है कि आने वाले समय में यानी 2025 से 26 के बीच, क्योंकि FY26 का बजट आना है, तो उसके बीच सरकार कहां पैसा लगाएगी। भाई इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल की तस्वीर पेश करते हुए सुझाव देता है कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा आपको करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में FY25 के बारे में यानी 2024 से 2025 के वित्तीय वर्ष के बारे में बात थी, और जो बजट आएगा उसमें 2025 से 26 के वित्तीय वर्ष की बात होगी। इकोनॉमिक सर्वे के 2 हिस्से होते हैं। खंड ए में पिछला साल कैसा रहा ये बताया जाता है और खंड बी में तमाम डेटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे की बेसिक बातें समझने के बाद आपको बताते हैं कि 31 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या था। लंबा डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमने कोशिश की है कि सारे महत्वपूर्ण और आपके काम के जो बिंदु हैं इसमें हम कवर कर सकें। कुछ छूट भी गई होंगी चीजें हमसे, तो उसके लिए अग्रिम माफी चाहते हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में एक आंकड़ा जिस पर सबकी नजर रहती है वो है जीडीपी। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 6.4% रही, यानी कि 6.4%। आने वाले वित्तीय वर्ष में 6.3 से 6.8 के बीच रहेगी। डोमेस्टिक इकोनॉमी स्ट्रांग है, मांग स्टेबल है, राजकोष मजबूत है, आदि आदि कारण इस दस्तावेज में गिनाए गए हैं। जो आंकड़ा आया है ग्रोथ का पिछले 4 सालों में लोएस्ट है। अर्थव्यवस्था के लिए अगला बड़ा इंडिकेटर होता है बैंक्स की सेहत। डॉक्यूमेंट के मुताबिक बैंक्स घाटा जो उठा रहे थे उसमें कमी आई है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs यानी ऐसे लोन जो चुकाए नहीं जाते, उनका आंकड़ा 2.6% है। 12 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अच्छी बात है। अब बात इकोनॉमिक सर्वे के कुछ ऐसे बिंदुओं की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। इन्फ्लेशन, महंगाई। 2024 से 2025 के बीच इन्फ्लेशन में 0.5% की कमी आई है, यानी जहां चीज़ों के दाम एक साल पहले तक 5.4% की दर से बढ़ रहे थे, अब इधर 4.9% है। इस आंकड़े में हालांकि एक बात चिंताजनक है, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग जैसे सेक्टर्स में दाम घटे हैं, लेकिन खाने के दामों में इजाफा हुआ है। फूड इन्फ्लेशन एक साल में 7.5 से 8.4% तक बढ़ गया। सबसे ज़्यादा महंगाई आई है दालों और सब्जियों के दामों में। मतलब इनका दाम इस कदर बढ़ा है कि 4.9% की कुल महंगाई दर जो हमने आपको अभी बताई, अगर केवल सब्जियों और दालों वालों को आप हटा देंगे इसमें से, तो 3.2% पर आ जाती है। 434 पन्ने के इस दस्तावेज में ये आपके हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा सेट्स में से एक है, जिससे पता चलता है कि किचन की गाड़ी पर कितना बोझ पड़ रहा है। बोझ बढ़ा क्यों है? सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से एक कारण बताया गया, और दूसरा एक्सट्रीम वेदर। सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण दस्तावेज में जो लिखे हैं वो यही है। सरकार क्या कर रही है? दस्तावेज के मुताबिक यानी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक प्याज और टमाटर के दामों में सब्सिडी देकर महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। अब ये कितना सफल रहा, खाने वाले बताएंगे, आप लोग। लेकिन फिलहाल आरबीआई का फोरकास्ट है कि 2025 में इन्फ्लेशन रेट 4.4% रहेगा। अच्छा, एक बात कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये जो आरबीआई, सरकार वगैरह आंकड़ा देते हैं कि 4%, 6% जितनी भी महंगाई है,
आपको फील कितना परसेंट होता है ये बताइएगा। महंगाई के बाद आम आदमी से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है ऑब्वियसली रोजगार। सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को अगर आप ले लेंगे तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के सर्वे के मुताबिक 2017 में बेरोजगारी दर 6% थी तो 2024 में गिरकर 3.2% पहुंच गई। शहरों में भी बेरोजगारी दर में कमी आई है लेकिन ये अभी भी 6.4% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR यानी काम करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। LFPR 49.3% से 50.4% तक पहुंच गया है। प्रोविडेंट फंड की जो हिस्सेदारी होती है उसको भी बेरोजगारी दर बताने के लिए एक महत्वपूर्ण आंकड़े की तरह लिया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मार्च 2023 में EPFO मेंबर्स की संख्या 29.9 करोड़ थी जो मार्च 2024 तक बढ़कर 32.7 लाख हो गई। लेबर मार्केट में भी एक शिफ्ट आया। 2017-18 में स्वरोजगार करने वाले 52.2% थे। 2023-24 तक ये बढ़कर 58.4% हो गई, यानी काम करने वाले लोगों में स्वरोजगार करने वाले बढ़े हैं। दिहाड़ी और टेम्परेरी काम करने वाले लोगों का प्रतिशत इस दौरान घटा बताया गया। पहले 24.9% था, 2024 तक गिरकर 19.8% हो गया। महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़ी है। 2017-18 में 23.3% से बढ़कर यह आंकड़ा 2024 में 41.7% पहुंच गया। अच्छी बात यह है कि इस इजाफे में बड़ा योगदान रूरल महिलाओं का है। रोजगार के आंकड़ों में एक सवाल सबसे मौजूद होता है कि ये कौन से सेक्टर्स में रोजगार मिल रहा है। रोजगार बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, लेकिन कौन सी नौकरियां हैं वो। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कृषि आज भी सबसे बड़ा सेक्टर है। रोजगार के मामले में तो है ही ऐसा, इसमें इजाफा भी हो रहा है, जबकि तमाम सरकारें चाहती हैं कि लोग किसानी छोड़कर दूसरे सेक्टर्स में जाएं। लेकिन मेरे देश की मिट्टी सोना जो उगल रही है, हीरे मोती जो उगल रही है, उसके चलते उनकी संख्या में इजाफा ही हो रहा है। कम से कम सर्वे कह रहा है 2017-18 में कृषि सेक्टर 44.1% लोगों को रोजगार दे रहा था। 2023-24 में बढ़कर 46.1% हो चुका है। जो हमारे श्रमजीवी युवा हैं वो क्यों खेतों की तरफ जा रहे हैं, आपको इसका कारण क्या लगता है? सर्वे ने तो अपना बता दिया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दिलचस्प बात यह है कि कृषि में काम करने वालों में महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले 57% महिलाएं काम कर रही थी, अब 64.4% हो गया है संख्या इनकी। पुरुषों की संख्या में कमी आई है, पहले 40.2% था आंकड़ा और अब है 36.3। कृषि के रोजगार में जहां इजाफा हुआ है वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रोजगार में कमी आई है। 7 सालों में 12.1% से ये 11.4% पे पहुंच गया है। ऐसे ही कुछ हाल सर्विस सेक्टर का है। रोजगार का प्रतिशत 31.1% से गिरकर 29.7% हो गया। ध्यान दीजिए 1991 के बाद ये सर्विस सेक्टर ही था जिसने भारत में एक बड़ा मध्यम वर्ग बनाने में भूमिका निभाई थी। कई लोग लिख भी रहे हैं कि मध्यम वर्ग श्रिंक हो रहा है हिंदुस्तान में। अर्थव्यवस्था के जानकार बता सकते हैं कि इस सेक्टर में रोजगार की कमी सिकुड़ते मध्यम वर्ग की ओर इशारा कर रही है या नहीं। रोजगार के आंकड़ों के साथ इकोनॉमिक सर्वे के दस्तावेज में एक बात बार बार अंडरलाइन की गई है कि कृषि सेक्टर में रोजगार बढ़ा है, लेकिन सरकार या नीति निर्माता चाहते हैं कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार बढ़े। सरकार किस दिशा में सोच रही है, इसके लिए हम कुछ टर्म्स पर ध्यान देंगे जो डॉक्यूमेंट में बार बार रिपीट हुए हैं। मसलन डीरेगुलेशन, मोनेटाइजेशन और गवर्नमेंट ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। इकोनॉमिक सर्वे ने इसके लिए अर्जेंटीना की मिसाल भी दी है जहां के राष्ट्रपति हावियर मिले इन दिनों एलन मस्क के चहेते बने। इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इकोनॉमी की पिक्चर पेश नहीं करता, तस्वीर में कौन से रंग भरे जाएंगे इसकी वकालत भी करता है। इसलिए इन सब पर बात आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले अर्थव्यवस्था के पजल के आप बाकी पीसेस को फिट कर लीजिए। भारत कितना विकास करेगा, कितना पैसा कमाएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, मोटा मोटी ये बात 4 सेक्टर्स पर निर्भर करती है: कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज। इसलिए इनकी सेहत एक बार की आप देख लेंगे तो आपको एक तस्वीर मिल जाएगी। सबसे पहले आएंगे हम एग्रीकल्चर पे, कृषि पे। कृषि सेक्टर भारत की जीडीपी में 16% कंट्रीब्यूट करता है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2017 से 23 के बीच इसमें सालाना 5% की वृद्धि हुई। उपज में इजाफा हुआ। 2024-25 में 1447.05 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का एस्टिमेट है, जो पिछले साल से 5.7% ज्यादा है। अब ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप जीडीपी की 8-10% ग्रोथ रेट चाहते हैं 2047 तक, तो उस हिसाब से कृषि सेक्टर पिछड़ा हुआ दिखता है। दूसरा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। सर्वे बताता है कि एक साल में यह सेक्टर 6.2% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ा है। हालांकि लॉजिस्टिक्स के दामों में इजाफा और ग्लोबल सप्लाई चेन की बाधाओं के चलते उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं हुई है, ऐसा सर्वे में कहा है। इस सेक्टर के कुछ प्रमुख प्लेयर्स की आपको बात बता देते हैं। स्टील सेक्टर में 3.3% की ग्रोथ हुई है। सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में हम अब भी चीन के बाद दूसरे नंबर पे हैं। केमिकल सेक्टर में ग्रोथ हुई है, लेकिन कुल मिलाकर हम नेट इंपोर्टर ही हैं। 45% सामान हम आयात ही
कर रहे हैं। एक साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ 12.5% के रेट से हुई है, लेकिन ये भी तब हुआ जब सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मुहैया कराए। मसलन सिडकुल टाइप स्कीम थी, सस्ती बिजली, सस्ती ज़मीन वगैरह वगैरह वगैरह। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री इनकी किस तरह की है, किस तरह की कार्स बिक रही हैं। हाई एंड कार्स अगर आप लेना चाहते हैं 20, 25, 30 लाख वाली, वहाँ वेटिंग चल रही है, लेकिन जो आम आदमी गाड़ियाँ ख़रीदता है 6, 7, 8 लाख वाली, वो गाड़ियाँ शोरूम में पड़े पड़े धूल फाँक रही हैं। तो आप देखिए कि कारें बिक रही हैं, लेकिन खरीद कौन रहा है। अर्थव्यवस्था के तीसरे सेक्टर पर लौटते हैं। सर्वे के मुताबिक कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सेक्टर में निवेश लाने के लिए सरकार 2019 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP नाम की योजना लेके आई थी। उद्देश्य था कि 2020 से 2025 के बीच 111 लाख करोड़ का निवेश हो जाए और 9,766 प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन भी इसी सेक्टर के अंडर है। 2015 में ये योजना शुरू हुई। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इसके तहत जनवरी 2025 तक 7,479 प्रोजेक्ट्स पूरे हो भी गए। इस सेक्टर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। 2021 में शुरू हुई। आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि सरकार रेलवे, एयरलाइन आदि एसेट्स को भाड़े में डालकर पैसा कमाना चाहती है, यानी इनको लीज पे देना चाहती है या बेचना चाहती है। मोनेटाइजेशन का मतलब यही होता है। सरकार का उद्देश्य 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए कमाना है। सर्वे बताता है कि 2024 तक 3.86 लाख करोड़ रुपए प्राइवेट ट्रांजैक्शन हो गए हैं, यानी इतनी कमाई हो गई है और इस साल 1.91 लाख करोड़ कमाने का लक्ष्य है। अर्थव्यवस्था के चौथे बड़े सेक्टर का नाम है सर्विसेज सेक्टर। इस पर आ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ये सेक्टर GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इस साल इस सेक्टर में 7.1% की ग्रोथ हुई। सर्विसेज के एक्सपोर्ट के मामले में हम दुनिया में 7वें नंबर पे हैं। इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है IT और बिजनेस सर्विसेज का। 70% एक्सपोर्ट इन्हीं सर्विसेज का होता है। ये जो TCS, विप्रो वगैरह जो बाहर की कंपनीज के लिए काम करते हैं, उसकी बात हो रही है बेसिकली। जैसा पहले बताया, इकोनॉमिक सर्वे एक बड़ा भारी भरकम डॉक्यूमेंट है। इसमें हेल्थ केयर, शिक्षा वगैरह पर भी बात है, लेकिन इसमें अधिकतर सरकारी योजनाओं मसलन मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, कौशल विकास योजना वगैरह के बारे में बताया गया है, जिसकी चर्चा अलग से भी होती रहेगी। फिलहाल हम चलते हैं डॉक्यूमेंट के उस हिस्से की तरफ जिससे पता चलता है कि सरकार किस दिशा में देख रही है। इकोनॉमिक सर्वे के रिकमेंडेशंस बाइंडिंग तो नहीं होते, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का ही बनाया डॉक्यूमेंट है, इसलिए अंत में सरकार के मन की बात का पता तो चल ही जाता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V आनंद नागेश्वरन और उनकी टीम द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज आगाह करता है कि अगर हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित बनना है तो कम से कम 2 दशक तक इकोनॉमी को 8% की ग्रोथ रेट से आगे जाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। वर्तमान में इन्वेस्टमेंट का रेट GDP का 31% है, इसे 35% के आसपास ले जाना है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान को 2030 तक हर साल 78.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की ज़रूरत है, जो कृषि सेक्टर में नहीं होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे के फॉरवर्ड में नागेश्वरन ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बदलने के कारण भारत को दिक्कतें आई हैं। एक्सपोर्ट से होने वाली ग्रोथ पर अब बादल आ गए हैं, है ना। इसलिए घरेलू खपत अब सबसे महत्वपूर्ण लीवर है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक की हाल में बदली नीतियों, डॉलर की मजबूती और चीन का उभार, ये सब बदलती आर्थिक परिस्थितियों के संकेत हैं। चीन भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 के मुताबिक पिछले 6 साल में चीन का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका पावर हाउस बनना था। दुनिया की 28.8% मैन्युफैक्चरिंग चीन में हो रही, जबकि भारत महज 2.8% पे है। भारत चीन पर निर्भर है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में भी पार्ट्स के लिए हम पूरी तरह से चीन पर निर्भर हैं। लिथियम आयन बैटरी हो या पॉलीसिलिकॉन वेफर, 75% सामान हम चीन से ले रहे हैं अभी भी। गलवान को कितने साल हो गए, कमेंट पे लिखिएगा। ग्लोबलाइजेशन का स्वर्णिम दौर भी अब ढलान की ओर है ना। 2020 से 2024 के बीच दुनिया भर में कुल 24,000 ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लागू हुए हैं। अमेरिका जैसे देश अब अपने फैक्ट्रीज को अपने यहाँ सीमित रखने के लिए टैरिफ की बात कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में होने वाले निवेश पर संकट आ गया है, जो आने वाले इस वक्त में बढ़ सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में सर्वे में कुछ सुझाव हैं। अर्जेंटीना का उदाहरण है, जहां राष्ट्रपति हेवियर मिले इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए। चेन सॉ वाला जो नेता है ना, वह उन्हीं की बात है। मिले ने तमाम सरकारी खर्चों पर रोक लगाते हुए प्राइवेटाइजेशन और डी रेगुलेशन पे जोर दिया है। डी रेगुलेशन का कुल मतलब होता है कि सरकारी नियमों में ढील दी जाए ताकि बिजनेस आसान हो सके। हालांकि इस मामले में खतरा ये भी बना रहता है कि उद्योगपति मनमाने ढंग से काम करते रहते हैं, शेल कंपनी खोल के अपने शेयर में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसलिए एक बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। इस मॉडल का उदाहरण देते हुए दस्तावेज कहता है, डी रेगुलेशन के जरिए बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र में
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यानी पीपीपी में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकारी निवेश से भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर कहें तो दस्तावेज में सुझाव है कि बिजनेस को आसान बनाया जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन की बात ये डॉक्यूमेंट नहीं कहता है, लेकिन सरकारी संपत्ति को किराए पे चढ़ाकर पैसा कमाने को एक अच्छा मॉडल तो बताया ही है। दस्तावेज के मुताबिक एआई जैसी तकनीक के चलते नौकरियों का स्वरूप बदल जाएगा, इसके लिए स्वरोजगार में बढ़त को एक अच्छा संकेत माना गया है। इन्हीं पॉइंट्स पर इस वीडियो को अब हम समाप्त कर लेते हैं। जैसा हमने पहले कहा, इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी बातें हमसे छूटी भी होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु कवर करने की जो कमल की कोशिश है उससे तो आप वाकिफ हुए ही। जो कमी पेशी है उसके लिए आप हमें दोष दे सकते हैं। इरशाद ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, हमने बता दिया कि इसके लिए रिसर्च कमल ने की थी। एडिटर का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देखते रहिए खबरगाह।